जब वॉर स्टार्ट हुई थी क्या आप यूक्रेन में थे? जी, वॉर जब स्टार्ट हुई थी, मैं एक्चुअली ये डिफेंस की बात करने के लिए इंडिया आया हुआ था कि कहीं पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बात चल रही थी कि अब यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने वाली है, तो आई शुड बी विद माई फैमिली, विद माई टीम इन यूक्रेन। वही अगर नहीं पहुंचता मैं तो फिर नहीं पहुंच पाता। फिर सब कहते देखा भाग गए, अपने देश भाग गए, लड़ाई शुरू हो गई, छोड़ गए सब। और आपको पता है मैं वापस कैसे गया? इंडियन गवर्नमेंट ने 3 फ्लाइट अनाउंस करी थी एयर इंडिया की, इवैक्यूएशन फ्लाइट 22, 24 और 26। तो 22 वाली फ्लाइट में मैं था। 3-4 लोग ही थे उस फ्लाइट में? जी, मैं भी उनमें से एक मैं था। हम तो सो के उठे ही एक्सप्लोजन की जो नॉइज थी उससे। Namaskar, welcome to another podcast. I'm joined today by Nagendra Parashar ji, who's the CEO of Parashar Industries. काम धंधे की बात तो बाद में, पर इनसे बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने की कोशिश की जाएगी। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। हरियाणा से ही निकले हैं, यूक्रेन में बहुत बड़ा अपना काम सेट किया है, और इनसे बात करते वक्त ही जनरली समझ आया कि बहुत इंटरेस्टिंग काम और भी कर रहे हैं, तो इन्हीं से जानेंगे। सर, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। कैसा चल रहा है जीवन? जीवन देखिए अच्छा चल रहा है, आपके साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, इन जनरल मैं आपसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मेरी बात आपसे नाम से रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, उसके अंदर बात इसी बात पे कि आप हरियाणा से हैं, फरीदाबाद से हैं मूलतः, और यूक्रेन में अपना एक बिज़नेस सेटअप किया। ऑपरेशन गंगा हो, यूक्रेन हो, आप वहाँ पर अपना बेस बनाया। इमेजिनिंग हरियाणा से निकल कर बाहर एक बेस बनाना और एक सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना वहाँ पर, या वहाँ पर इतना ट्रेड भी करना, बहुत लोगों के लिए एक मेजरली डॉन्टिंग टास्क है। हाउ डिड दिस जर्नी हैपन? ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरी शुरुआत तो दिल्ली में हुई। मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ। मेरे पेरेंट्स जो थे वो हरियाणा फरीदाबाद में ही हैं, उनके गांव, और हमारा मूलतः गांव तिगांव है फरीदाबाद में। तिगांव विधानसभा क्षेत्र भी है वहाँ पे, काफ़ी बड़ा गांव है। तो फादर ने अपनी पढ़ाई वहाँ से करी, उसके बाद जॉब टीचर की उनको मिल गई, और मदर को भी उन्होंने पढ़ा लिखा के जेबीटी वगैरह करवा के और टीचर की जॉब लगवा दी। दिल्ली शिफ्ट हो गए, दिल्ली मूव हो गए, तो वहाँ पे स्कूल में दोनों की जॉब लग गई, और मेरा जन्म वहाँ पे हुआ, और उसके बाद स्कूलिंग भी दिल्ली से ही हुई। 17 साल की उम्र में मैं 12th पास करके यूक्रेन चला गया। ये बात 1991 की है। 91 में जब इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे थे, परहैप्स इंडिया अपने आप को मार्केट खोल रहा था, और यूक्रेन उस टाइम पर, आई मीन यूएसएसआर हैड जस्ट कोलैप्स्ड जी, और उस दौर में आप यूक्रेन गए। हाउ डिड दैट थॉट कम बाय? देखिए, 17 साल की उम्र में कुछ बच्चे हैं वो अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं। मेरा एक मित्र था, वो हम पुष्प विहार में रहते थे दिल्ली में। तो 1 साल पहले वो यूएसएसआर चला गया था। तो जब मेरा 12वीं हुई मेरी, तो मैंने भी पेरेंट्स से बोला मुझे भी भेजो, तो मैं भी जाऊँगा। उन्होंने फिर किसी तरह अरेंजमेंट किया। काफ़ी मुश्किल था अरेंजमेंट करना, लेकिन चूँकि मैंने ठान रखी थी तो उन्होंने मेरा साथ दिया पूरा, और उन्होंने मेरे को यूएसएसआर भेज दिया। यूएसएसआर में हमें ये नहीं पता था कहाँ जाना है, क्योंकि कोई मेडिकल में जा रहा था, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा था। तो मेरा मन इंजीनियरिंग का था, तो मैं कीव पहुंच गया 91, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। जब आई एम इंटरेस्टेड, जब आपका वीज़ा लगा था, वो यूक्रेन का लगा था, यूएसएसआर का लगा था, रशिया का लगा था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उस वक्त एक फोल्डेड वीज़ा आता था। वो एक पेपर होता था, उसको फोल्ड करते थे, वो लाइट ग्रीन कलर का होता था। वो यूएसएसआर का वीज़ा होता था। यूएसएसआर के वीज़े पासपोर्ट में नहीं लगते थे, वो अलग से दिए जाते थे। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होता था, कौन है क्या है। वो वीज़ा लगा था। यूक्रेन का वीज़ा तो कुछ साल बाद में आया है। और उसके बाद एक क्लैरिटी आ गई थी, वेयर डू यू वांट टू गेट इन? अगर जैसे आपकी पहुँचे तो इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, बिजनेस करना है, सर्विस करना है, ये थोड़ी क्लैरिटी आई थी? नहीं, क्लैरिटी तो मेरे को बहुत समय बाद आई।
मेरे को क्लैरिटी 2008 में आई जब मैंने प्रोस्थेटिक्स शुरू किया, और तब भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी। 2010 में आई जब मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, तब क्लैरिटी आई कि अब मेरे को इस फील्ड में रहना है। नहीं तो उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी कोई। तो बिटवीन 1991 अंटिल 2008 17 साल क्या किया? रोलिंग स्टोन ये लगा लो आप, कि गेदर्स नो मॉस, है ना। तो मैं अपने को ढूंढ रहा था कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। बहुत समय लगा अपने को ढूंढने में, मगर मिल गया। तो वो 97 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर की थी इंजीनियरिंग, जो एविएशन में ऑन बोर्ड सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि मैंने कीव नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जो है यूक्रेन की, मैंने उससे अपनी एमटेक करी थी। तो उसके बाद थोड़ा किसी के साथ बिज़नेस में कहीं एसोसिएट जैसे काम किया। 2-1 साल में मॉस्को में भी रहा, 99 से 2000 तक या 2001 तक, 1-2 साल। उसके बाद मैं इंडिया भी आया कि चलो अपने देश चलते हैं, और कंप्यूटर्स तो किया ही हुआ है। वो सारे लोग ये प्रोग्रामिंग वगैरह सीख के और यूएस जा रहे थे तब, ये .com का बहुत बोलबाला था उस वक्त। तो ये मैं यहाँ आया 2001 में, मैंने एक इंस्टीट्यूट से जावा की क्लासेस करी। तो जब शुरू करी तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी वैकेंसीज़ थी। 2 महीने में जब मैंने ख़त्म किया वैकेंसी, वो एक पेज भी नहीं रहा वैकेंसीज़ का। वो .com बबल वो तभी बस्ट हुआ था। तो उसके बाद मैंने 2-4 महीने बाद फिर ओरेकल करी, तो लेकिन फिर वो बात बनी नहीं। तो 2002 में मैं वापस यूक्रेन चला गया। 2002 में। इस बीच इंडियन कम्युनिटी कितनी थी यूक्रेन में, रशिया में भी, या यूएसएसआर? देखिए, इंडियन कम्युनिटी एज सच जैसे 1500 लोग वैसे रह रहे होंगे, बिज़नेस में होंगे, कुछ ओनर्स होंगे, कुछ जॉब में होंगे बिज़नेस में, और लेकिन 15-20 हज़ार के करीब स्टूडेंट रहते थे। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हब हमेशा से ही मतलब यूक्रेन रहा? यूक्रेन स्टूडेंट हब हमेशा से ही रहा है। और जनरली प्रेफर्ड रूट क्या होता है? सो पीपल वुड कम टू यूक्रेन, बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद जॉब्स के लिए वापस इंडिया आते हैं, या लार्ज प्रोपोर्शन चाहे यूरोप चला जाए या रशिया चले जाए? देखिए, जिसका जो बन पाता है वो वही करता है, क्योंकि इंडिया में भी जाके MCI वो एग्ज़ाम वगैरह उनको देना पड़ता है। और उस वक्त तो था, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो डॉक्टर अगर मेडिकल लाइन में तो बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। इंजीनियर्स फिर ज़रूरी नहीं है कि अपनी फील्ड में काम करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि हमारा एविएशन जो इंस्टीट्यूट था, यूनिवर्सिटी है अभी, वो उन्होंने इंडिया में भी आके अपने फील्ड में उनको जॉब मिल गई। 2-1 लोग एयरफोर्स में हैं एज इंजीनियर्स, और एक मैं जानता हूँ वो हॉल में है, HAL में। तो इस तरह हमारे बैच में कुछ लोगों ने अपनी फील्ड में जॉब किया है। हरियाणा कितना याद है आपको, या हरियाणा में लंबा रहने का मौका नहीं मिला आपको? मेरी पैदाइश दिल्ली की रही, तो गांव कभी जाते थे साल में 2 साल में, वहाँ पे दादी थी। और लेकिन हम लोग नानी के पास ज़्यादा जाते थे। वो बल्लभगढ़ में हमारी नानी रहती, नाना नानी, पूरा जॉइंट फैमिली था। उसमें बड़ा मज़ा आता था, मम्मी के साथ जाते थे। और कभी तिगांव भी जाना होता था, लेकिन इतना ज़्यादा जाना हुआ नहीं। तो उसका थोड़ा सा ये रंज ये है कि थोड़ा और ज़्यादा जाना होता तो दिल को और सुकून ज़्यादा मिलता। पर आपने फैक्ट्री इवेंचुअली हरियाणा में सेटअप की ज़रूर? जी जी जी। तो रन अस थ्रू दैट जर्नी ऑफ बिजनेस फॉर यू, क्योंकि आपने 1991 में आप गए, 2008 तक you were struggling working out क्या करना चाहिए, what could perhaps be your bigger great breakthrough जी। पर 1991 से अगर हम 2008 देखें, आप लगभग 17 साल की उम्र में गए थे, अब 17 साल में 34-35 साल की उम्र थी आपकी, जी, when you decided that you want to get into the prosthetics business, जी, right?
ब्रानस थ्रू के वो थॉट कैसे आया? इज इट एन अपॉर्चुनिटी जो आपने वहाँ पर देखी कि भी यूक्रेन के अंदर के वॉर की वजह से, शायद वॉट एवर बी द रीज़न, क्या प्रोस्थेटिक्स का थॉट कैसे आया? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे को ये थॉट कभी आया ही नहीं, ये भी बाय एक्सीडेंट था। तो किसी ने बोला भाई देखो, एक मुलाकात हुई कि चाइना से प्रोस्थेटिक नी जॉइंट्स वगैरह, एडाप्टर्स वगैरह आते हैं जो लोअर लिम्ब प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स जिसे कहते हैं फॉर एम्पुटीज़। तो एम्पुटीज़ का जो प्रोसेसिस लगता है उसमें ये कंपोनेंट्स लगते हैं। एक तो सॉकेट होता है जिसमें उसका लिम्ब, रेजिडुअल जो लिम्ब है वो उस सॉकेट में जाता है, और बाकी सॉकेट से जो कनेक्शन होता है वो होता है प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स। अगर अबव नहीं है तो नी जॉइंट लगेगा और कंपोनेंट्स, और प्रोस्थेटिक फीट बिलो नहीं है तो कंपोनेंट्स और प्रोस्थेटिक फीट। तो ये है बेसिक उसका। तो मैं चाइना चला गया और कुछ कंपोनेंट्स ले भी आया तो वो सेल भी हुए। एक दो बार गया, फिर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया, अपना ब्रांड बनाना शुरू किया, और उन कंपोनेंट्स में मेरे को दिक्कत आई, क्वालिटी की दिक्कत आई। तो जो कस्टमर था उसने कहा देखो इसमें क्वालिटी की दिक्कत है। तो मेरे को बड़ी शर्म आई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं आएगी। तो मैंने वहाँ पे सप्लायर चेंज कर दिया, उसकी क्वालिटी उससे भी खराब। तो मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतनी लज्जा आई। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही बनाऊँगा। मैं बनाऊँगा तो मेरे हाथ में क्वालिटी होगी। तो वो डिसीज़न मैंने लिया, और 2010 और 2011 से मैंने बिल्कुल ज़ीरो से अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया यूक्रेन में। अच्छा, आई एम क्यूरियस जी। हम 2026 में हैं। जी आज के समय में कोई इमेजिन करे कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, जी तो आज तो बहुत कॉस्ट इंटेंसिव हो गया है। जी 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 ऐसा नहीं है कि पहले भी सस्ता था, पर आज डिसप्रोपोर्शनेटली महंगा हो गया क्योंकि रियल एस्टेट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, और कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग को एंड टू एंड देखा जाए। एंड यू आर अ यंग मैन, आप आई एम इमेजिनिंग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी आपके पास पीछे से नहीं थी। एक पहला सवाल तो कि कहाँ से वो गम्पशन कहाँ से आ रही है, क्योंकि यू आर मेकिंग इट साउंड वेरी कन्वीनियंट कि बस वो हुआ तो बाई चांस ये हुआ, बट वो इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन कि किसी ने अगर डायरेक्शन दिखाया कि भाई चाइना जाके ये देख कर आओ, तो आई एम इमेजिनिंग आपके तब तक शादी हो चुकी होगी। जी 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 तो योर वाइफ इज़ यूक्रेनियन, जी राइट? तो आपके पास एक फैमिली का भी एक लोड है। जी। तो यंग मैन उस वक्त बस ये कि भाई चाइना जाके देख कर आते, क्योंकि बहुत पुरानी बात भी नहीं है, अभी बस 15-16 साल ही हुए हैं। 18 साल हो गए। 18 साल प्रोस्थेटिक्स के ट्रेड के लिए हो गए, हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16-17 साल हो गए। जी 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 राइट। बिल्कुल सही है। तो 18 साल पहले किसी ने एक डायरेक्शन दिया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, एंड यू जस्ट वेंट ऑन कि ये करेंगे। तो हाउ डिड दिस कम अबाउट फॉर यू? देखिए, मोटिवेशन क्या रही? अब क्या है कि कुछ खूबियाँ और कमियाँ हर किसी में होती हैं, और वो पता आपको जब चलती हैं जब आप उन सर्कमस्टेंसेस में आते हो, उस वक्त वो निखर के आती हैं। तो मुझे लगता है कि आई हैव एन आई फॉर डिटेल्स। अब उसके अलावा आई हैप्पीली टुक ऑन चैलेंजेस। तो एक वो जुझारूपन जो है वो मेरा रहा है, उसकी भी अगर आज समय रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने शब्द यूज़ करा है जुझारू। सो जैसे एक एट्रीब्यूट है, जब भी मैं किसी पब्लिक लेक्चर में या स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा होता ना, तो बार बार यही बात आती है कि वन एट्रीब्यूट दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू जनरेशंस इज़ जुझारूपन। और ये शब्द भी मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि आप हरियाणा से, मैं हरियाणा से हूँ, तो ये थॉट हरियाणा के अंदर जुझारू बोला जाता है, और आप जुझारू को ना डिस्क्राइब करने जाओ कि व्हाट डज जुझारू मीन, समझ नहीं आता। बट ये एट्रीब्यूट उस जनरेशन में था कि भाई टुक अप अ टास्क, तो उसके अंदर जिस डेप्थ तक जाना, जो कुछ भी करता हो भाई बाहर निकल के कर लेंगे, अपना ही काम है, किसी और का काम तो है नहीं। एंड द नेक्स्ट जनरेशन जो है वो टोटली बिलीव्स इन आउटसोर्सिंग थिंग्स। ठीक,
तो टेल अस अ बिट मोर अबाउट, गिव दो स्टोरीज। देखिए ना, अब हरियाणा में आपने जुझारूपन जो शब्द बोला, तो हरियाणा में मैं वैसे मैं रहा नहीं कभी, लेकिन स्कूल में बच्चे होते थे दिल्ली के गांवों से भी काफ़ी दोस्त रहे हैं, तो थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान हमें भी है कि ये है कि यो गुथ जा है ना जी। तो जुझारूपन ये है कि अगर लाइफ थ्रोज यू चैलेंजेस ना, तो आप घुटने नहीं टेकते, आप पीठ नहीं दिखाते, आप कहते ठीक है अब तो या मैं रहूंगा या तू चैलेंज रहेगा, ठीक है, इधर आई विल ओवरकम यू और आई विल ओवरकम यू, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तो ये मेरा ये हट कहोगे, क्या कहोगे, समझ मैं बात अच्छे से समझ रहा हूँ। वो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। कभी कभी तो लगता है कि अगर समय का चक्र अगर वापस जाए तो कुछ चीज़ मैं दूसरे तरीके से करूँगा तो मैं और कहीं होता। काफ़ी समय जो मैंने हर जगह वो है ना इसमें जूझने में जो वेस्ट किया, लेकिन फिर कभी मुझे लगता है कि मैंने कहाँ वेस्ट किया, उससे कैरेक्टर बना ना, उसी से लर्निंग हुई, उसी से कैरेक्टर बना, तो इसलिए मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा। अब आपने कहा कि वो पूंजी कहाँ से आई, मशीन्स लगाई, मशीन्स कहाँ से आई, पूंजी कहाँ से आई, ये चैलेंजेस कैसे फेस किए, क्योंकि बाहर जाकर ये काम करना, क्योंकि वो वही ऐसा नहीं है कि ये ज़रूर मैं मान सकता हूँ कि अगर आप जैसे 17 साल की उम्र से 18 साल की उम्र से देश में बाहर हैं जी, तो लड़का एक बार बाहर चला जाता है, उसका इमीडिएट जो सोशल सर्कल है, जो उसका प्रोटेक्टोरेट की तरह उसके पास रहता है, वो कट ऑफ हो चुका है जी। तो वो एक अलग देश के अंदर अलग पहचान बनाने के लिए, अपना कुछ स्टैंड बनाने के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए, वो सारी चीज़ें के लिए एक झगड़ा कर रहा है वो। हैविंग सेड दैट, उससे एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। अब 2006, 7, 8 के दौरान आपका ये डिसाइड होगा कि आपको इस ट्रेड में जाना है, इस बिजनेस में जाना है, एंड दैट यू डिड जी। अब हाउ डिड यू कम अबाउट इट, हाउ डिड यू यू नो, क्योंकि देयर हैज टू बी समथिंग मोर, क्योंकि आप किसी ने बोला कि प्रोस्थेटिक्स का देख लो, आप गए देखने के लिए, रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन। हाँ वो तो ठीक है। देखिए जहाँ तक बात बाय एंड सेल की थी, वो तो वो अलग बात है, मगर उसमें जो प्रॉब्लम्स चाइना के जो क्वालिटी में आ रही थी, तो ऐसा नहीं है कि चाइना की सारी क्वालिटी ही ऐसी है, मगर जहाँ से मैं परचेस कर रहा था, तो फिर मैं उनको बताता था आप ऐसे नहीं ऐसे करो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम, क्यों आ रही है? क्योंकि अल्टीमेटली जो इमेज का लॉस हो रहा है तो मेरा हो रहा है। तो मैं उनको बताता था। फिर दूसरे जगह और क्वालिटी ख़राब होगी तो मैंने कहा अब तो खुद ही बनाना पड़ेगा। और मैंने ज़ीरो से वो शुरू किया, उसके सारी ड्राइंग्स बनी और उसके मोल्ड्स बने। मोल्ड्स में मैंने मेटल के जो मोल्डिंग्स हैं वो ख़रीदी, तो वहाँ से यूक्रेन में लाके एक फैक्ट्री थी, उसमें एक बहुत पुरानी मैकेनिकल जो है मशीन्स थी, उनको ठीक किया और मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना बुनियादी तौर से वो मशीनिंग शुरू करी। अच्छा, मशीनिंग प्रोस्थेटिक्स में बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। तो so how were you able to bring this entire team together for yourself? नहीं, टीम थी नहीं, मैं ही था। सब खुद ही सीखा, सब खुद सीखा, खुद बनाया, खुद सीखा, खुद बनाया। ठीक है, उसके स्टिकर्स खुद बनाए, प्रिंट करता था, खुद करता था सारे। ठीक है, पैकिंग खुद करता था, मतलब यू नेम इट। और जो डिज़ाइनिंग जो है, आज तो हमारी नी जॉइंट्स हाइड्रोलिक नी जॉइंट्स हैं, और इंडिया में जो हमारी फैक्ट्री है, जिस लेवल पे हमारा काम है, तो हमारा जो टेक्निकल जो लेवल है वो जापानीज़ और जर्मनी और यूएस और यूके के बराबर है। तो उस लेवल तक आने का जो रास्ता था वो आसान नहीं था। खुद ही सीख कर करने, वो खुद ही सीख के जैसे एक विचार आ गया कि ऐसे करना है, तो फिर नींद कहाँ आई रात को? तो नींद आई नहीं, तो अपने नहा धो के अपने से पहुँच गए। एक उतावलापन होता है कि अब इसको करके कंप्यूटर पे 3D मॉडल में इसको करेंगे, उसके बाद मशीनिंग होगी, पार्ट बनेगा, तो ये बेटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। एंड सेल नेटवर्क कैसे बिल्ड?
ये तो मेरी कमज़ोरी रही है, आज भी है। मैं बेसिकली अपने को जो मैं समझ पाया हूँ कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। यू वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, वो आप अच्छे से आई कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट। तो जो मेरे आज 9 प्रोस्थेटिक सेंटर्स हैं यूक्रेन में, वो भी प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ही बने। जब मैंने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो मैं उसको सेल करता था। तो मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस इक्विपमेंट है नहीं। तो वो वाली बात है ना कि ठीक है, नई चीज़ नहीं देंगे, बात ही नहीं करेंगे, इस टाइप वाला। क्योंकि मेरी एक्चुअली इतनी ज़रूरतें कभी रही नहीं है। इतनी मेरी ज़रूरतें रही नहीं है। ना मेरे को रेस्टोरेंट्स का शौक़, ना मेरे को कहीं हिल स्टेशन जाने का शौक़, ठीक है, कहीं बीच में जाने का शौक़ नहीं। मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह का। मैं नहीं कहता ये बात अच्छी है कि बुरी है, हो सकता है अच्छी बात ना हो ये, मगर नहीं है तो नहीं है। तो शौक़ मेरे को ये था कि अब जैसे मैं नी जॉइंट्स ही बना रहा हूँ, क्योंकि नी जॉइंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और अगर हाइड्रोलिक नी जॉइंट बोलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको कोई नहीं बताएगा कि वो कैसे बनाना है। उसमें हाइड्रोलिक्स भी है, स्मॉल पार्ट्स भी हैं, ठीक है, और यही नहीं है कि वो हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन वहाँ जाता है वापस आता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि अगर हम पैर की बात करते हैं तो एक पैर बहुत जटिल अंग है, सारी अंग जटिल है, पैर भी जटिल। तो उसको कितने % तक आप वो जो मोशन है, वो जो सेफ्टी है, जैसे हम चलते हैं, वो आप ला सकते हो उस मैकेनिकल चीज़ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने में। तो ये मैं सोचता था, कुछ भी जो भी मेरे पास पैसा आता था मैं उसकी मशीन ख़रीद लेता था। मैं बल्कि अभी कुछ साल पहले तक तो किराए के मकान में ही रहता था। मुझे कोई शौक़ नहीं था किसी चीज़ का, और कुछ दिखता भी नहीं था उसके अलावा। तो शायद यही वजह रही होगी कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो नाउ यू मूव फ्रॉम प्रोस्थेटिक्स टू ड्रोन्स ऑल्सो। फर्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हाउ सक्सेसफुल इज प्रोस्थेटिक्स बिजनेस, एंड वहाँ पे मार्केट, यूक्रेन में पर्टिकुलरली मार्केट क्यों थी इतनी बड़ी कि, और आर यू एक्सपोर्टिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो? यूक्रेन में, यूक्रेन की गवर्नमेंट की मैं एक सराहना करना चाहूँगा आपके सामने कि जितने भी यूक्रेन के एम्प्यूटीज़ हैं, द गवर्नमेंट पेज फॉर देयर प्रोसेसेस। ओके। और जो सोल्जर्स हैं, अभी ये वॉर शुरू हुआ 2022 में, तो फुल स्केल शुरू हो गया था। 2014 में कुछ एरिया यूक्रेन के कैप्चर हुए थे ना, ईस्ट वाला इलाका है वो, तो उसमें डोनेट्स और लुहांस्क। हाँ, लेकिन कुछ लड़ाई तब भी शुरू हुई थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी मगर थी। तो एम्प्यूटीज़ आने शुरू हो गए थे, और उस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी नया था, अब क्या करें। उन्होंने कहा यार हमारे सोल्जर्स जो हैं उसको जो हाईएस्ट पेड प्रोसेसेस फॉर अ सिविलियन into 3, the cost was multiplied into 3, that would be the cost for the processes, that would be the maximum amount for reimbursement। और उसमें ये है कि अब अपनी प्रोसेसेस है, बिलोनी प्रोसेसेस है, इसमें 4 मोबिलिटी होती हैं, मोबिलिटी 1 2 3 4। तो 4 कुछ स्पोर्ट्स का भी आ जाता है इसमें। 3 इज़ अनलिमिटेड विद इन द सिटी, 2 इज़ outside, inside the house, and outside the house little bit, or 1 is only inside the house, the ambulance। तो यूक्रेन की गवर्नमेंट पे करती है। इंडिया में अगर आप ये देखेंगे कि अगर हम डेवलप्ड बनना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम हमारी सोसाइटी एक ख़ास लेवल पे अगर आ गई है, तो वी शुड स्टार्ट केयरिंग अबाउट अवर एम्प्यूटीज। उससे कम में हम अपने को ये नहीं कह सकते कि वी हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, मैं ही मानता हूँ। नहीं, फेयर पॉइंट। इसके लिए थोड़ी यहाँ पे हमारी कोशिश भी है
कि जो मेड इन इंडिया प्रोसेसेस हैं दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ आयुष्मान भारत। ओके, अभी कितना है, मतलब हाउ मच ऑफ प्रोस्थेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही होती है? मेरी कंपनी की और वैसे इन जनरल मार्केट कैसा है, इंडिया के अंदर स्पेस कैसा है? देखिए, ये तो मेरा देश है। मैं चाहता हूँ कि जो हाई टेक प्रोसेसेस हम इंडिया में लेके आया हूँ और हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो अभी तो मेरा सारा एक्सपोर्ट हो रहा है यूक्रेन। ओके, डिमांड की वजह से। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नागरिक हैं, मेरे देश के नागरिक, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो ये प्रोसेस अगर उनको लगेंगे तो दे कैन स्टैंड अप, come out of the house, move about the city, do their chores. Is there a data point on India के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए, about 60,000 amputees per year देश में है? हाँ, देश में हैं। काफ़ी हाई है, आपको मानना पड़ेगा, ये काफ़ी हाई है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, और आजकल तो एक ये डायबिटीज़ है और तरह तरह की डिजीज़ हो जाती हैं। तो इन लोगों को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि अगर एक एम्प्यूटी घर पे बैठा है ना जी, वो क्रचेस दे दे, उस पर ये जो शोल्डर के जॉइंट्स हैं ना, दे आर नॉट मेड फॉर क्रचेस। भगवान ने उनको इसके क्रचेस के लिए नहीं बनाए हुए, ये भी ख़राब हो जाते हैं उनकी वजह से, ठीक है। ऐसे जब लगेगा, ये ऐसे के लिए नहीं है, ये तो नीचे ये वेट उठाने के लिए है ना जी। तो वो घर पे बैठते हैं। आपको कितने लोग एम्प्यूटी बाहर दिखते हैं? नहीं दिखते ना। इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि हम उनको वो चीज़ दे नहीं, लगे ही नहीं हुए, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए वो बाहर ही नहीं आ पाते। और उससे क्या होता है, एक ना एक फैमिली का जो मेंबर है वो उनके साथ बन जाता है। तो 2 people from the larger human capital pool of the nation is just absorbed in this. आगे चलिए, अब वो अपने काम कैसे करवाएगा? तो आवाज़ तेज हो जाती है, आक्रोश आता है, ऐसे तो काम करवाएगा अपने। लोग कहेंगे यार तो लड़ रहे हैं, कर दो, है ना। तो फिर वही तरीका बन जाता है, तो एक पूरे फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम उसको प्रोसेसेस दे देते हैं तो वो लोग जो हैं दे वुड बी रिलीज्ड, और जो वो इंसान है ही कैन स्टैंड अप। वो अपनी नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, ठीक है, वो करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं है। आप बाहर देखो ना, बाहर जाके देखो, यूक्रेन में तो पूरा हिप का पूरा प्रोसेस है, हिप से पूरा नीचे वो भी चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में एक जागरूकता भी आए, और अभी तो हम कर भी सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। I mean, the technologies आप खुद ही इंडिजिनस डेवलप हो रही हैं। पहले तो थी नहीं, अब तो आ गई है। अगर अब आ गई है तो मैं जो गवर्नमेंट कहेगी मैं वो कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को प्रोसेस लगे। वी शुड गिव देम द फ्रीडम दे डिजर्व। You've also ventured into drone manufacturing. जी, ये थॉट कहाँ से आया और ये डेवलप कैसे हुआ? क्योंकि ड्रोन्स मैं इवेंचुअली वी विल आल्सो गेट इनटू ऑपरेशन गंगा एंड यूक्रेन के अंदर इवैक्यूएशंस, बट सून आफ्टर द वॉर बिगैन, रशिया यूक्रेन का युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 2022 में, अगर मैं सही हूँ 2022 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ, उस युद्ध में आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स का बहुत बड़ा एक रोल रहा था। ड्रोन्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर द ईयर्स ऑल्सो, क्योंकि इनफैक्ट अभी शायद लास्ट ईयर की बात है कि यूक्रेन ने अटैक किया था रशिया में, कि रशिया में अंदर एक ट्रक के अंदर ड्रोन्स थे, वो ड्रोन्स वहाँ से रिमोटली लॉन्च किए गए एंड दे, मतलब वो आर्टिफिशियल होम्स थे। आर्टिफिशियल होम जो होते हैं ना, वो क्रेन से उठा के रख दो अपने घर के पीछे,
तो उस टाइप के थे। तो उसके ऊपर जो छत थी वो स्लाइड हुई और वहाँ से ड्रोन निकले, प्री प्रोग्राम्ड जो था। ये बड़ा ऑपरेशन हुआ था। इमेजिन करना ही मतलब बहुत मेजर ऑपरेशन है। मेजर ऑपरेशन। तो ये आई थिंक एवरीबडी वाज टेकन बाय अ मेजर सरप्राइज। इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर आल्सो ड्रोन वॉरफेयर हैज फाउंड मतलब इट्स ऑन न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उसके अंदर इतने ड्रोन इधर आ रहे थे, ड्रोन वॉरफेयर चला। ड्रोन वॉरफेयर अपना रशिया यूक्रेन के अंदर भी हुआ, ड्रोन वॉरफेयर इधर जब गल्फ में भी वॉर स्टार्ट हुई है इजराइल के। सो tell us a bit about it. How did you get into drone manufacturing? Was it the motivation was the larger idea of let's just make something in India and there's an opportunity? How did you come by? देखिए, मुझे लगता है मेरे में कुछ कमियां हैं, तो वो एक वरदान की तरह सामने आती हैं। मेरा एक ही काम में मन नहीं लगता, तो इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ साथ में करना होता है। अभी 2-4 दिन पहले मुझे पता लगा कि इसको ADHD कहते हैं। किसी ने बताया ही नहीं। पता ही नहीं था। पता नहीं चला तो बिजनेस क्रिएट हो गए जी, पता ही नहीं था। तो मैंने चैट GPT पे डाला तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। जो आप कर रहे हो ना, पूरा वही हो आप। तो हंसी भी आई। और देखिए, जितना आपको अपने बारे में पता चलता है वो पता नहीं थी। मतलब आई थिंक इट्स फेयर टू से कि दुनिया ने इसे सक्सेस कहा, फिर चैट GPT ने उसे ADHD कह दिया। ADHD कह दिया नहीं, वो है। मैं जो उसमें सिम्टम्स थे ना, तो मैंने बड़ी खुशी से उनको बोला कि हाँ, ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यही है। क्योंकि इसके अलावा कुछ और काम भी मैंने किए हैं। तो बिल्कुल सही बोला उसने। उस वक्त मेरे को लगा कि यार कुछ और करना चाहिए, और मैं क्या करता, कुछ और में मैं क्या करता। अभी तो जेनेटिक्स में काफ़ी काम हो रहा है। अब मैं बायोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, और मेरा मन भी नहीं उसमें है। तो मैंने कहा नहीं यार। 11th और 12th में मैं क्या करता था, हम पुष्प विहार में गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते थे, तो एक मैगजीन लगवा दी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू। तो उसमें मैं लेके और कुछ ना कुछ सोल्डरिंग आयरन लेके बनाता रहता था। अच्छा। 11वीं-12वीं की बात है ये। तो वहाँ PCB लेके आता था, उस पे अपनी लाइंस ड्रॉ करता था। फेरिक क्लोराइड लेके आता था, उससे कॉपर को डिज़ोल्व करता था, लाइन रह जाती थी, उनको साफ़ करता था, उसमें ड्रिल करता था, तो आपके बन गए सारे पार्ट जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से। तो मैंने म्यूज़िक सिस्टम बनाया था, डेक बनाया था, ग्राफिक इक्वलाइज़र उसमें अपना खुद बनाया था। तो वो काम मैंने किया था। ये काम नहीं किया था मतलब आपने हॉबी 11वीं-12वीं? ये हॉबी थी। तो ड्रोन भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और बल्कि ये जो फुल फ्लैश लड़ाई शुरू जो हुई है यूक्रेन में, मैंने उसके 1-2 साल पहले सोचा था ड्रोन्स बनाने का। अच्छा, वो उस वक्त तो कोविड चल रहा था, तो उसकी वजह से कुछ रह गया। फिर यूक्रेन में वॉर शुरू हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। एक हेलीकॉप्टर लिया था हमने, बड़ा वाला। तो वॉर शुरू होने के बाद वेस्टर्न यूक्रेन में हमारे एक पायलट ने उड़ा के देखा, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने ऑन कर दिया होगा, तो उसकी टेलीमेट्री टूट गई और वो उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैं कहा वो भी चला गया, तो मैं ये भी अब इसको ठंडे बस्ते में रख देता हूँ, और मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ नी जॉइंट्स में। जो मेरा काम जो रुके हुए थे, मैंने युद्ध के दौरान इस समय में मैंने वो पूरे कर लिए। तो मैंने एक होल लाइन ऑफ हाइड्रोलिक नी जॉइंट्स बना ली इन 2-3 साल में। बट फिर ड्रोन्स 2023 में फिर मैंने कहा इसको रीइग्नाइट करते हैं। 2024 में मैंने कंपनी
फॉर्म की, पार्शियल फ्यूचर डिफेंस, और टीम को हायर करके, लोगों को इकट्ठा करके ड्रोन्स बनाने का काम चालू कर दिया। क्योंकि इसमें एक मेरा जो यूक्रेन में रहना है उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ, यूक्रेन के एक्सपीरियंस का, क्योंकि मुझे पता है किस तरह के ड्रोन चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये तो मुझे पता है। हाउ इज इट दैट एज अ सिविलियन लिविंग इन यूक्रेन जस्ट हैज एन आइडिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल देखिए ना, हमारे प्रोस्थेटिक सेंटर्स में जो ये हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो ज़्यादातर तो सोल्जर्स ही हैं, रहा? ठीक है। उसके अलावा हम लोग न्यूज़ भी पढ़ते हैं, मैं तो न्यूज़ तो पढ़ता ही हूँ, मेरे तो घर के यू आसपास। जनरली सेइंग कि यूक्रेन के अंदर इस तरह का या वॉरफेयर से रिलेटेड या उससे उसकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हो गई उसके बारे में कॉन्वर्सेशन जनरली एक आम कॉन्वर्सेशन है। देखिए ना, अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो कहाँ यूक्रेन के अखबार, आप तो भारत के अखबार पढ़ेंगे, ठीक है ना, यूएस के CNN का पढ़ लेंगे, कुछ और पढ़ लेंगे। यूक्रेन में तो यूक्रेन जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैं तो यूक्रेन में ही पढ़ता हूँ उनको। और उसके अलावा काफ़ी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे नया कुछ ना कुछ ये आपके चैनल्स हो गए, तरह तरह के टेलीग्राम चैनल्स हो गए, तो यहाँ पे न्यूज़ आती रहती है इस तरह का, तो एक आइडिया लग जाता है कि क्या है क्या नहीं चल दिस इज द नेक्स्ट बिजनेस व्हिच इज हैपनिंग। रहा। अभी देखिए ना, टैंकों का ज़माना तो ख़त्म हो गया, पता है आपको ये बात? टैंक्स ख़त्म, ऑब्सोलीट हो गए, अब ख़त्म, कोई टैंक नहीं आएगा बाहर। टैंक की लाइफ जो थी वो पहली कम थी, अब उस टैंक की लाइफ ख़त्म हो गई। एंटी टैंक ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स ऑन ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, तो वो ऐसे ड्रोन्स हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ड्रोन्स में, वो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो आप इसी तरह के ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करें? आर यू सप्लाइंग टू डिफेंस फोर्सेस? और देखिए, अभी कुछ लाइसेंसेस पे काम चल रहा है, ठीक है, और टीम पूरी रिवैम्प करी है। काफ़ी ड्रोन्स हमने बना लिए हैं, कुछ यूनिट्स को हमने दिखाए भी है। 4G ड्रोन्स हमने बना लिए, कामिकाज़ी ड्रोन्स फायर फाइटिंग के लिए जो है, ग्रेनेड ड्रॉपिंग वो बना लिए हैं। और इसके अलावा 2 एक और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे भी काम चल रहा है, जो काफ़ी हाई लेवल। सेलिंग इट टू इंडियन गवर्नमेंट और नहीं, वो तो सारा इंडिया, सारा मेड इन इंडिया है ना। तो मतलब जो न्यू पॉलिसी आई है जो गवर्नमेंट की कि डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी मेड इन इंडिया होनी चाहिए, देखिए, अगर नहीं होगी तो जिस दिन लड़ाई हो गई उस दिन आप रहेंगे दिक्कत में। एंड देयर वुड बी वॉर, ये मैं आपको। हाउ मेनी कंपनीज आर करंटली डूइंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, डिफेंस ड्रोन्स? कोई कह रहा था कि अभी 2000 कंपनीज आ गई हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली हमारी असेंबली है, और ज़्यादातर जो है इसमें 90% जो है वो या तो सीधा बनाया जाता है या फिर वाइट लेबलिंग हो जाती है। ओह गॉड, ओके। तो मतलब अगर डिफेंस के अंदर सप्लाई करना है तो आप वाइट लेबलिंग या फिर कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में तो क्या ही बेचोगे। डिफेंस वाले अभी आप देखते हैं तो वो पूरी चेन अभी उन्होंने देखनी शुरू करी है कि आपने कहाँ से लिया, उन्होंने कहाँ से लिया, उन्होंने वो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं। तो फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो हमने पिछले साल अपना डेवलप कर लिया था। ओके। BLDC मोटर्स जो हैं मैं अभी बनाने की सोच रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में। ड्रोन का पूरा जो बॉडी है वो हम अपनी खुद बना रहे हैं। ओके। मेरे पास हाई एंड CNC मशीन्स हैं, तो कुछ मेटेलिक जो पार्ट्स हैं उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खुद ही अपना हमारा इन हाउस हो रहा है। बैटरीज जो हैं ड्रोन की वो भी हम खुद असेंबल कर रहे हैं। बैटरी का तो चाइना इज द बिगेस्ट हब। बिल्कुल है। देखिए, एक तो सेल्स है, लेकिन उस सेल से आप बैटरी बनाएंगे, सेल तो सेल है, अब सेल का क्या करेंगे? बैटरी उसकी बनेगी, और बैटरी इस तरह की बनेगी कि कहीं कॉन्टेक्ट कुछ अगर गलत रह गया
तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस उस वक्त हो जाती है, क्योंकि बहुत हाई पावर उसमें ड्रॉ होती है। इतनी रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगा तो आग लग जाएगी, fair point. ख़त्म बात। इसलिए आपको अगर बैटरी भी असेंबल करनी है तो आपको बहुत क्वालिटी से करनी पड़ेगी। दिस कॉल्स में एक तो आपके फैक्ट्री का विजिट तो करना पड़ेगा, जी जी बिल्कुल, आइए। क्योंकि वो समझने के लिए ना कि स्पेस, क्योंकि वो हब जहाँ पर प्रोस्थेटिक्स भी हो रहे हैं और ड्रोन्स भी हो रहे हैं, वो सेम सेटअप के अंदर ये भी आपने लगा रखा है? 2 बिल्डिंग्स हैं पास ही। पास ही जी 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 बिल्कुल, 100 मीटर्स के करीब। I've recently also heard, let's first jump into Operation Ganga. तो क्योंकि this covers your journey in Ukraine also. जब वॉर स्टार्ट हुई थी, क्या आप यूक्रेन में थे? जी, वॉर जब स्टार्ट हुई थी, मैं ये डिफेंस की बात करने के लिए इंडिया आया हुआ था कि कहीं पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक आध मीटिंग्स हुई, तो फिर ये बात चल रही थी कि अब यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने वाली है। अब अगर यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने वाली है तो आई शुड बी विद माई फैमिली, विद माई टीम इन यूक्रेन। भाई अगर नहीं पहुंचता मैं तो फिर नहीं पहुंच पाता। फिर सब कहते देखा, भाग गए, अपने देश भाग गए, लड़ाई शुरू हो गई, छोड़ गए सब। तो और आपको पता है मैं वापस कैसे गया? मैं बहुत परेशान था कि कैसे मैं वापस जाऊं। और उस वक्त मुझे यूक्रेन की फ़्लाइट चल रही थी, लेकिन उस वक्त फ़्लाइट थी नहीं डायरेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने 3 फ्लाइट अनाउंस करी थी एयर इंडिया की, इवैक्यूएशन फ़्लाइट। 18 को गई थी, 20 को और 22 को कुछ ऐसा था। जी नहीं, 22, 24 और 26। हाँ, जो स्पेशल उसके बाद हुई थी। जी, तो 22 वाली फ़्लाइट में मैं था। तो 3-4 लोग ही थे उस फ्लाइट में? जी, मैं भी उनमें से एक मैं था। और वो एक मतलब 2 मेरे ख्याल से कोई ब्यूरोक्रेट्स थे, डिप्लोमेट्स थे। 2 एक डिप्लोमेट्स थे। हाँ। और एक टीवी क्रू था। तो ये जो टीवी क्रू था, ये वॉर कवर करने के लिए आए थे। तो मैंने कहा भाई तुम कहाँ? बोले अभी पता नहीं, हम तो आ गए यहाँ पे। तो मैं चलो घर चलो। मैं उनको घर लेके आया। मैंने कहा आप अब फ्रेश हो हुए तो वहाँ से फ़ोन आने इंडिया से चालू हो गए, रिपब्लिक टीवी के थे वो। तो मैंने कहा आप क्या मदद करूँ? बोले टैक्सी। मैं कहा वो कैसे? बोले इंग्लिश स्पीकिंग हो। तो फिर मैंने फ़ोन करा के वो अरेंज करवाई, और वो खारगांव की तरह रात को ही निकल गई। तो ये बात है 22 की, तो 23 को सुबह चले गए थे और 24 को यूज स्टार्ट हो गया। हम तो सो के उठे ही एक्सप्लोजन की जो नॉइज़ थी उससे। और आप कीव में थे, सेंट्रल कीव के अंदर सबसे पहला अटैक कीव पे, कीव और फिर मतलब आई थिंक 24 को तो उन्होंने, रशिया ने तो पूरे यूक्रेन को ही कवर कर लिया था। हाँ, रॉकेट अटैक्स जो हुए थे क्योंकि रशिया ने तैयारी कर रखी थी काफ़ी साल से। रशिया ने, लोग ऐसा मानते हैं कि 8-10 साल के से 10-12 साल से तैयारी कर रहे थे वो। बट यूक्रेन इतना रेजिस्टेंस कैसे शो कर पाया? पहली बात तो उनका अपना देश है, हमारा देश है तो हम भी शो करेंगे, ठीक है ना जी। और अगर बड़ा देश छोटे पे अटैक करता है तो इतना आसान नहीं होता। अगर आप नहीं चाहते कोई आपको कल को आके बोले कि आप ये करो, अब आप मेरे अधीन हो, तो रेजिस्टेंस तो आप करोगे। फाइट टू डेथ। बिल्कुल। और यूक्रेन इतना कमज़ोर देश तो कभी था भी नहीं। हाँ, इनफैक्ट कहा जाता है कि यूएसएसआर के दौर में जी यूक्रेन वाला जो इलाका है वो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी और एजुकेशन का बहुत पावरफुल था, बहुत उसमें सक्सेसफुल था, पावरफुल था, पैसे में भी अच्छा था। और अगर आप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कहेंगे वो भी वहाँ पे ज़्यादा थे। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब एक कम्युनिज़्म से जब कैपिटलिज्म की तरफ आप जाओगे तो कुछ गलतियां भी करी, और वो होती हैं जब आपको पता ही नहीं है कैपिटलिज्म है क्या, तो गिरते पड़ते ही पहुंचोगे। तो वही हुआ, अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। उस वक्त जो मुझे याद है कि यूके से पहली फ़्लाइट आई और एनलॉ मैनपैड थे, उन्होंने भेजे
एंटी टैंक जो मिसाइल्स थे शोल्डर लॉन्च्ड, उसके बाद यूएस ने भेजे। तो वो जब यूक्रेन के पास आ गए तो उन्होंने वो टैंकों को रोका और काफ़ी एमओ आ गया। उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो पोलैंड ने, चेक दुनिया भर से ही आर्म्स, एम्युनिशन, फाइनेंसेस। एक्चुअली क्या है ना, देखिए अगर आप जर्मनी से भेजेंगे सीधे टैंक तो जर्मन में लिखा होगा, वो तो अपने भी गोला दाग लेगा। जो पोलैंड और ये अर्स्टवाइल जो था सोवियत यूनियन, उसका जो ब्लॉक था उसमें वो सोवियत टैंक्स थे, सोवियत प्लेन्स थे, सोवियत आर्टिलरी थी। तो यूक्रेनियंस को वो आता था, अगर दूसरे भाषा में लिखा भी होगा, पोलिश में या कुछ, तो वो उनको पता तो है कि ये बटन इसका है, ये बटन इसका है, ये लीवर इसका है। तो वो इंटरऑपरेटिबिलिटी जो थी वो कन्वीनियंट थी। तो वो आना शुरू हो गया तो एक बार आना शुरू हो गया, क्योंकि एक बार आना शुरू हो गया तो उन्होंने रोक लिया। अच्छा, रशिया की भी गलती बहुत बड़ी रही है, उनको पता ही नहीं था हमारी आर्मी है भी कि नहीं है। उनको तो लगता था कि हमारी आर्मी है, असलियत में आर्मी वो थी नहीं। बहुत बुरा हाल था उनका, करप्शन बहुत हाई था। मतलब आप कह रहे हो रशियन आर्मी का? अच्छा, हाँ जी। और टैक्टिकल मिस्टेक्स करी, बाकी सारा ही स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स थी। क्योंकि देखिए ना, कोई इंसान अगर इतने साल से, ठीक है, द हेल्म है ना, तो कई बार क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है कि हाँ भाई हो जाएगा। अरे सर हो जाएगा, तैयार बैठे हैं वो, तो जैसे ही हम आएंगे वो माला लेके बैठे हैं यूक्रेनियंस, चलो जाओ। तो यही हुआ है। अगर एक ऑपरेशन है, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ तो आपको पता है, एनिमी की नहीं पता, तो आप तो हारोगे ही। वो चाहते थे कीव कैप्चर कर लिया एक बार तो हो गया यूक्रेन कैप्चर, खत्म बात। कीव हुआ नहीं, 1.5 महीने के करीब, वो शायद 1 महीने के करीब यूक्रेन के कीव के बॉर्डर पे रहे, क्योंकि यूक्रेन ने अपने जो आर्मी ने जो ब्रिजेस थे वो उड़ा दिए। अब एक इरपिन रिवर है, अब उसको पार कैसे करें? वैसे तो जमी हुई थी, लेकिन आप उस पर जब पार करोगे तो वो धंसेगा कि नहीं धंसेगा। जो ऊपर की जो परत है बर्फ़ की, वो टूटेगी, नीचे तो पानी है, पानी के नीचे कीचड़ है, खत्म टैंक। तो वहाँ भी यूक्रेनियंस ने उनको रोक लिया, और वो एक लंबी लाइन में थे, क्योंकि रोड पे थे। कितना फैल जाएंगे, वहाँ पे कीचड़ है, वहाँ पे खेतों में कहाँ से जाएंगे। तो ये फंस गए। इन्होंने ब्लंडर्स किए, रशियंस ने ब्लंडर्स किए, फंस गए, फिर वापस भागे। या कोई प्राइवेट जो मिलिट्री थी उसका पर ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स अप्लाई करते हैं, या मतलब यूं से कि रशियन गवर्नमेंट के ऊपर ही है सारा? देखिए, इन द एंड ये तो गवर्नमेंट ही है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वहाँ की, वो भी तो गवर्नमेंट ही है, कोई अलग थोड़ी है, कोई प्राइवेट थोड़ी थे, सारे तो रेगुलर सोल्जर्स थे। अच्छा, उस दौरान फिर आप भी कीव में थे, इंडियन स्टूडेंट्स को भी वहाँ से निकाला गया। जी। हाउ सिग्निफिकेंट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल इन दिस इवैक्यूएशन? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल इंडियन सिटीजन्स के लिए हमेशा ही हाई रहा है। आप पूरे इतिहास में देख लीजिए, वासुदेव कुटुंबकम जो है ना, तो ये तो हमारा नज़रिया बहुत शुरू से रहा है कि हम अपने आदमी को इवैक्यूएट करने जाते हैं ना, तो 2-4 साथ के और बिठा लाते हैं कि चलो तुम ही क्या करोगे, तुम्हें भी लेके चलो। हमारा दिल बड़ा है ना, इस देश में दिल तो बहुत बड़ा है। अरे आओ, ठीक है। वो गांव में नहीं होता कि 7 गांव का खाना 11 गांव का खाना कर देते हैं। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने तो पूरा हेल्प किया। जो एक मिनिस्टर भी गए थे हमारे प्लेन में, पोलैंड। मैं तो यूक्रेन में ही था, क्योंकि फैमिली वहाँ था, और फैमिली वहाँ था, सारा कंपनी जो थी वो लोग भी इधर उधर बिखर गए थे।
तो ये समझना था कि अब आगे क्या करना है। तो नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूक्रेन, उन्होंने एक लेटर दिया कि 2-3 हफ्ते बाद मैंने अपनी मशीन्स इवैक्यूएट करी, CNC मशीन्स, क्योंकि फैक्ट्री अब चलानी है, अब काम तो करना है ना। तो लेटर दिया, मशीन्स को हम लेके आ गए, ट्रक्स 4 पूरे बड़े बड़े ट्रक्स। एक मार्शिंसी विलेज है, तो वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, उसमें कुछ जगह थी, तो उन्होंने हमको जगह दे दी। वहाँ पे एक स्कूल था, स्कूल ने क्लासरूम दे दिया। वहाँ पे मेरे जो फैक्ट्री के जो लोग थे वो आ गए, कार्डबोर्ड की ये पलंग बिछा दिए, उस पर हमने अपना गद्दे वद्दे तकिए वगैरह लगा दिए। फैक्ट्री के बाहर एक कैफ़े था, वहाँ पे उनका खाने का इंतज़ाम कर दिया। लाइट के कनेक्शन उन्होंने खुद कर लिए, एयर के कनेक्शन कर लिए, चल गई फैक्ट्री। तो 4-5 महीने हम वहाँ रहे। तो मतलब आप जुझारू, आपकी टीम और जुझारू। भगवान की असीम कृपा है। तो उसके बाद अगस्त में 15 अगस्त को हम वापस आ गए कीव। मैंने एक वहाँ पे अपनी बिल्डिंग बना ली थी, फैक्ट्री बना ली थी तब तक। तो बल्कि हमने जब लड़ाई चालू हुई ना 2022 में 24 फरवरी को, तो 27-28 को हम कहीं पे किराए पे थे, तो हम अपनी फैक्ट्री में मूव करना चाहते थे सैटरडे को, और शायद थर्सडे को ये वॉर शुरू हो गया, लेकिन आगे वापस आ गए हम। बहुत बढ़िया। आई थिंक सर आपने वो ADHD जो ChatGPT ने आपको बताया, उसी को आपने अपनी सक्सेस का मूल मंत्र बना लिया।